Hello everyone, how are you all doing? I am Isha from Sri Balaji Wonder Kids and today we are going to start with class 11th biology chapter number 10 that is cell cycle and cell division. So आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को प्रोसीड। हमने लास्ट क्लास में ये चैप्टर यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा कि वाई सेल डिवीजन इज़ नेसेसरी, सेल डिवीजन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, जो कि हमें पढ़नी है एंड जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनिमल्स की, प्लांट्स की, इन सब की बॉडी के अंदर आखिर सेल डिवीजन नामक प्रोसेस होता ही क्यों है, राइट। सो हमने इसकी इम्पोर्टेंस भी जानी थी एंड हमने इंटरफेस को भी कर दिया था स्टार्ट। ओके, सो यानी कि माइटोसिस को करा था स्टार्ट, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया इंटरफेस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एम फेज ऑफ माइटोसिस। क्लियर? एम फेज ऑफ माइटोसिस। ओके, नाउ एम फेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस के हैं, जो कि हमारे होने चाहिए क्लियर, उनको एक बार रीड कर लेते हैं सो दैट हमें उनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस एक इस तरह की सेल डिवीजन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड करता है जिसकी प्लॉइडी हमेशा सेम रहती है। सेल की प्लॉइडी कैसी रहेगी? सेम, यानी कि 2n अगर पेरेंट सेल था तो फिर डॉटर सेल्स भी कैसे होंगे? फर्दर 2n। ओके, सो ये क्या करता है माइटोसिस? हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, राइट, एंड इसको कहते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज यहाँ पर प्लॉइडी सेम रहती है। 2n अगर पेरेंट सेल में है तो डॉटर सेल में भी 2n ही रहेगा। दैट इज़ वाई, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी हो रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। टॉकिंग अबाउट द मियोसिस, एमाइटोसिस को हम डिटेल में करेंगे, बट मियोसिस को एक बार देख लेते हैं। माइटोसिस मियोसिस के कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए। सो देखिए गाइस, मियोसिस में क्या होगा? हमारा अगर जो मदर सेल है और यू कैन से द पेरेंट सेल, अगर हमारे पास जो पेरेंट सेल है अगर उसकी प्लॉइडी 2n है, यानी कि डिप्लॉइड अगर हमारे पास पेरेंट सेल है, तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। सी, माइटोसिस में क्या हो रहा था? माइटोसिस में हो रहा था ये कि अगर हमारे पास 2n पेरेंट सेल या फिर मदर सेल, यू कैन से, अगर मदर सेल जो है वो 2n है, ठीक है, अगर मदर सेल और यू कैन से पेरेंट सेल अगर वो उसकी प्लॉइडी 2n है, सो हमारी डॉटर सेल्स की भी प्लॉइडी क्या रहेगी? 2n, ठीक है, एंड माइटोसिस विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स विथ सेम प्लॉइडी। बट इन केस ऑफ मियोसिस व्हाट विल हैपन? इन केस ऑफ मियोसिस यहाँ पर होगा कि प्लॉइडी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। प्लॉइडी विल बी रिड्यूस्ड, प्लॉइडी विल बी रिड्यूस्ड। सो यहाँ पर अगर हमारे पास जो पेरेंट सेल है, अगर वो अगर पेरेंट सेल हम दोनों कंडीशंस में डिप्लॉइड ही ले रहे हैं, राइट, तो फिर पेरेंट सेल यहाँ पर डिप्लॉइड था तो फर्दर 2 डॉटर सेल्स बनी जो कि डिप्लॉइड थी। मियोसिस में होगा, 2 स्टेजेस होती हैं मियोसिस की। सो मियोसिस 1 में होगा ये कि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी विथ प्लॉइडी n, 2n से 2 डॉटर सेल्स बनी विथ प्लॉइडी n। फिर अगेन मियोसिस 2 विल अकर, मियोसिस 2 विल अकर विद फर्दर 4 सेल। अब मियोसिस 2 में क्या होगा? 4 सेल्स बन जाएंगे विद प्लॉइडी n, यानी कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से बने हैप्लॉइड डॉटर सेल। दिस इज द मेन, यू कैन से द डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर बात नोटिस करने की ये है कि जब पहली ही डिवीजन में हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स आ गए थे, पहली ही डिवीजन में हमारे पास आ गए थे क्या? हैप्लॉइड सेल्स, तो मियोसिस 2 कराने की क्या ज़रूरत पड़ी? सो इस क्वेश्चन के लिए आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। सो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द एमाइटोसिस। एमाइटोसिस
So the concept of amitosis is discovered by the Polish embryologist known as name is रॉबर्ट रिमार्क. ठीक है, सो किसने डिस्कवर करी? पॉलिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रिमार्क इन द ईयर 1855. ओके, इन द ईयर 1855. सो इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस. सी गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू. एमाइटोसिस एंड माइटोसिस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि माइटोसिस में क्या होगा? क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन होगी. ठीक है, क्रोमोसोम्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी. बट एमाइटोसिस में ऐसा होता है कि ना ही क्रोमोसोम्स बनते, ना ही स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती. एंड इससे क्या हो जाता है? amitosis. It led to the amitosis. क्लियर हुआ amitosis का मेन डिफरेंस. बाकी आप यहाँ से रीड कर सकते हो. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्कवर्ड बाय पॉलिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रिमार्क इन 1855. एंड सेकेंड इज इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिवीजन. ऑल्सो नोन एज व्हाट? डायरेक्ट डिवीजन. एंड ये भी आप याद कर सकते हो, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज मेनली फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स हैविंग वन सेल ओनली इन देयर बॉडी, राइट? सो एग्जाम्पल इज योर प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, yeast, internodal cells of Chaera, etc. So these are 3 to 4 points जो कि आप याद रख सकते हो amitosis से, because amitosis से ज़्यादा questions हमारे नीट एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, तो हम ज़्यादा डिटेल में एमाइटोसिस की नहीं जाएंगे. ठीक है, बट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस. ठीक है, इसके बाद चलते हैं माइटोसिस पे. अवर टुडेज कॉन्सेप्ट माइटोसिस. सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. माइटोसिस हमें दिया जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी सेल डिवीजन इन एनिमल सेल एंड नेम्ड इट माइटोसिस. ठीक है, और स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था? प्लांट्स में ऑब्जर्व करा और उसको नाम दे दिया माइटोसिस का. ओके, सो क्लियर है इतना? माइटोसिस जर्मन बायोलॉजिस्ट ने हमें दे दी एनिमल सेल में, दैट इज वॉल्टर फ्लेमिंग. एंड प्लांट्स के केस में बात करें तो हमें दी थी स्ट्रासबर्गर ने. क्लियर? नाउ लेट्स टेक द क्विक रीकैप ऑफ आवर लास्ट क्लास. सी गाइस, क्विक रीकैप में हमने देखा था कि हमारा जो पूरी सेल साइकिल है, लेट्स मेक इट अगेन दिस फ्लो चार्ट. इस फ्लो चार्ट को हम दोबारा बना लेते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. ओके, सो जो हमारी सेल डिवीजन है, सेल होप इट्स विजिबल. सो जो हमारी जो सेल डिवीजन है वो क्या है? 2 पार्ट्स में हो रही है. ओके, सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या हो रहा है? माइटोसिस की अगर मैं बात करूं, सो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में आते हैं 2 मेन फेसेस. फर्स्ट वन इज द इंटरफेस and second is the M or the mitotic phase. Interphase is further divided into 3 stages. First one is your G1 phase. G1, or you can say it as gap 1 phase. Gap 1, then S phase, then G2 phase. G2 phase, gap 2 and S phase is the synthesis. सो G1 फेज में क्या हो रहा है गाइस? ओवरऑल सेल ग्रोथ इज अकरिंग. क्लियर है? ओवरऑल सेल ग्रोथ कहाँ पर हो रही है? G1 फेज में. एस फेज में क्या हो रहा है? DNA रेप्लिकेशन. एस फेज में क्या हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो DNA रेप्लिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एस फेज में ही होता है. इंटरफेस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. डीएनए रेप्लिकेशन ना तो G2 फेज में होगा, ना ही G1 फेज में होगा तो सिर्फ S फेज में.
प्लस यहाँ पर हमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी देखने को मिलते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। बट सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो है वो होती है साइटोप्लाज्म में। एंड गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट नोटिस पॉइंट इस कि आज की क्लास में हमारे पास होंगे कुछ क्वेश्चंस लास्ट में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दे आर एंटायरली फ्रॉम द लास्ट क्लास। तो हम ऐसा करेंगे कि एक लेक्चर लेंगे और उसके लास्ट क्लास से, यानी कि जो सेकेंड लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे सो दैट फर्स्ट लेक्चर की हमारी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए, राइट। सो नाउ G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड अगेन ओवरऑल सेल ग्रोथ। ओके, सो ये था हमारी लास्ट क्लास का रिवीजन। नाउ हमें आज की क्लास में क्या करना है, वो है एम फेज, ठीक है, वो है ये एम फेज। चलिए इसको यहाँ पर डिटेल में लिखते हैं, माइटोटिक फेज, mitotic phase. Now mitotic phase, for the 4 parts, first one is prophase, metaphase. Now be ready for the trick देने वाली हूँ आपको याद करने के लिए, एक नहीं बल्कि दो ट्रिक्स, ठीक है। सो ये हमारे फर्दर 4 फेसेस हैं जिसको हमें याद रखना है एम फेज के भी, ठीक है। सो देखिए पहले नाम से समझते हैं, चलिए इसको पहले हम ले आते हैं यहाँ पर और पढ़ते हैं डिटेल में, और फिर इसको वापस से इसकी जगह पर शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रो मीन व्हाट, प्रो मीन व्हाट, प्रो इज लाइक द फर्स्ट, ठीक है, प्रो इज लाइक द फर्स्ट, पहला जो है ना, पहली जो चीज़ आ रही है, सो फर्स्ट। तो यहाँ से याद रखोगे प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज, और पास, मी एंड अदर। सो यहाँ पर ए एंड ट्रे से टी, सो टी से टीलोफेज, ए से एनाफेज, एम से मेटाफेज एंड पी से प्रोफेज, ठीक है। सो ये थी एक पास में अनदर ट्रिक, एक सिंपल से ट्रिक जो कि आप याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं आपको मीनिंग से, नाम से आपको बता ही रही हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट, नाम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो देखिए अब इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटाफेज। इन द मेटाफेज दिस मेटा इज रिफरिंग टू द मिडल, इट इज रिफरिंग टू द मिडल। सो योगा मिडल फेज, ठीक है। मेटा किसको रेफर कर रहा है, मिडल को, सो योगा मिडल फेज, क्लियर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एनाफेज। नाउ एनाफेज में गाइज एना मीन अपोजिट, एना मीन अपोजिट, एना इज रिफरिंग टू द टर्म अपोजिट। यहाँ पर जब हम देखेंगे ना, सो क्रोमोसोम्स होंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें मिलेंगे अपोजिट पोल्स पे। सो इसीलिए हमने इसका, इस फेज का नाम भी क्या रख दिया, एनाफेज, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, अपोजिट पोल्स पर, ठीक है। सो दिस इज योर एनाफेज। आई एम टॉकिंग अबाउट द टीलोफेज। सो टीलोफेज इज लाइक, टीलो से TEL इज रिफरिंग टू योर टर्मिनल, टर्मिनल और एंड वाला फेज, टर्मिनल फेज। सो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक स्नैपशॉट ऑल्सो। माइटोटिक फेज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 phases. First one is your prophase, second is your metaphase, third is your anaphase and fourth one is your telophase. Clear? Okay. Now moving on to the next part. ये हो गई हमारी स्लाइड। मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो कैरियोकाइनेसिस है, देखिए एम फेज इज, ओके आई लेफ्ट वन थिंग, एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts. एम फेज, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड कलर,
M phase is further divided into two parts. First one is your karyokinesis and second is your cytokinesis. सेकेंड क्या है? साइटोकाइनेसिस. तो जो मैंने आपको बताए थे ना 4 पार्ट्स, प्रोफेस, मेटाफेस, PMAT, इससे भी सिंपली आप याद रख सकते हो. ये सब है कैरियोकाइनेसिस के पार्ट्स. ठीक है, याद रखोगे ना? ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सो नाउ द M phase. See guys, it is known to be the phase of actual cell division. Very important concept it is. M phase is known to be the phase of actual cell division. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम बहुत टाइम से इंटरफेस को समझते रहे कि ये है रेस्टिंग फेज, बट एक्चुअल में इंटरफेस एक रेस्टिंग फेज नहीं होता. वहाँ पर भी बहुत सारा काम चलता रहता है. सेल की ओवरऑल ग्रोथ होती है, DNA रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, सो इंटरफेस मतलब सेल इज नॉट एट रेस्टिंग फेज. ओके, सो एम फेज में क्या है? एक्चुअल में सेल डिवीजन तो यहीं पर हो रही है, राइट? सो ये किस चीज़ के साथ स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ये जो लाइन्स मैंने आपको अभी तक बताई है ना कि इट इज़ नोन टू बी द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन एंड विद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है. ये आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं पूरा एम्फेस आपको अच्छे से समझा दूंगी. राइट गाइस? सो it is followed by the separation of daughter chromosomes, that is karyokinesis. यानी कि यहाँ पर एक तरह से आपको डेफिनेशन दे रखी है, शॉर्ट डेफिनेशन. सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स karyokinesis and cytoplasmic division is cytokinesis. क्लियर? सो स्टार्टिंग किसके साथ होगी? न्यूक्लियस की डिवीजन के साथ होगी हमारी स्टार्टिंग, एंड इट विल एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Okay, now mitosis is considered to be the short period of chromosomes. Very important. Mitosis is considered, M phase is very short period. Okay, it is short period because देखिए ना, ह्यूमन सेल्स में अगर हम बात करें सो टोटल 24 आवर्स की जो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन होती है 24 आवर्स की. बट अगर हम देखें एम फेज में, सो एम फेज टेक्स ओनली 1 आवर. बाकी के 23 आवर्स का तो हमारे पास क्या होता है? इंटरफेस. ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट क्लास में फर्दर हर एक स्टेज की, यानी कि हमारे पास एस फेज है, G1 फेज है, G2 फेज है, इन सब का मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेज जो है कितना टाइम ले रहा है. राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये क्या है? एक शॉर्ट फेस है. हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे जब ही सब कुछ क्लियर होगा. ओके, सो कंसिडर टू बी द शॉर्ट पीरियड ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन. यानी कि यहाँ पर अब आपके पास इवेंट्स बता दिए क्या क्या होता है. क्रोमोसोम कंडेंसेशन, सेग्रीगेशन भी होता है, एंड फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. क्लियर हुआ? यही होता है सब कुछ एम फेज में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता. सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल. In this type of division, the chromosomes replicate themselves and gets equally distributed into daughter nuclei. That is, chromosomal number in parent and the daughter cell will remain same. ठीक है? Therefore, it is also known as equational division. Very simple. Now हमने further parts देख लिए. ठीक है? PMAT. Oh, sorry. PMAT सिंपली इससे भी याद रख सकते हो, या फिर पास में अनदर ट्रे से भी याद रख सकते हो. सिंपल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ प्रोफेज स्टार्ट कर दिया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज. देखिए, एनाफेज में मैं आपको बताऊंगी कि एनाफेज जो है ना वो एक शॉर्ट सा फेज है. ठीक है, शॉर्ट फेज है. इट इज़ शॉर्ट फेज ऑफ 1 to 3 मिनट्स. ठीक है, इतनी ही ड्यूरेशन होती है इसकी एनाफेज की, एंड यहाँ पर ये सिंपल सा फेज भी होता है. ठीक है, शॉर्ट फेज है, कम टाइम में सिंपल से ही काम हो सकता है. एक जाहिर सी बात है, कम टाइम में हमारे पास सिंपल ही काम कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हम नहीं कर सकते. टॉकिंग अबाउट द प्रोफेज, अब प्रोफेज के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लॉन्गेस्ट फेज है. सो ये जाहिर सी बात है, इट विल बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ अवर सेल डिवीजन.
बिकॉज इट लास्ट फॉर अबाउट 50 मिनट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. एम फेज के पास टोटल टाइम कितना होता है गाइस? एम फेज के पास टोटल टाइम होता है 1 आवर का, दैट इज 60 मिनट्स का. 60 मिनट्स का, राइट. इसमें से कि 50 मिनट्स ही हमारे प्रोफेस ने ले ली. हुआ ना लंबा ड्यूरेशन. लॉन्गेस्ट फेज इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड दैट इज फॉलोड बाय SN-G2 फेज. अब कैसे फॉलो कर लिया SN-G2 फेज में? लेट्स सी हियर. इंटरफेज में सबसे पहले आया G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज. सो क्या S फेज के बाद नहीं आ रहा S और G2 फेज के बाद? यस. सो इस तरीके से फॉलो कर लिया. नाउ दिस फेज इज नॉन फॉर द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, ठीक है. ये है प्रोफेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट. अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी मैं आपको. अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस, तो वहाँ पर एक एक बॉक्स दोनों में आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी, उनको याद रखना. एंड इस स्लाइड से याद रख लो ये वाला पॉइंट, और रादर आपको ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए. सो दिस फेज इज नॉन फॉर द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन. अब हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसकी कंडेंसेशन होगी. डायग्राम दिखाऊंगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो एज यूजुअल इसी तरीके से पड़ा हुआ है. आफ्टर द प्रोफेस, और यू कैन से एट द एंड ऑफ प्रोफेस, क्रोमोसोम्स विल बी लाइक दिस. ठीक है, ये आते हैं चेंजेस. नाउ during the process of chromatin condensation becomes untangled and finally the centrioles कहाँ पर duplicate हुए थे? S phase in the cytoplasm begins to move towards opposite poles of the cell. centrioles क्या है? opposite poles पे move करना start कर जाएंगे. and ये जो chromosomes मैंने अभी दिखाए थे ये एक बढ़िया तरीके से arrange हो जाएंगे. so finally किस तरह से होंगे? centrioles chromosomes. ठीक है, क्लियर. नाउ द प्रोफेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस. इससे पहले देख लेते हैं हम अपना एक सुंदर सा डायग्राम जो कि एक्चुअल में हमें बता रहा है कि दीज आर द क्रोमोसोम्स मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, ये इसी तरीके से एज यूजुअल पड़े हुए हमारे क्रोमोसोम्स. एंड दिस इज द स्पिंडल अपैरेटस. स्पिंडल अपैरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा हमारी सेल डिवीजन में. ठीक है, इस तरीके से. और फिर ये स्ट्रक्चर्स क्या है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ये अपोजिट पोल्स पर चले गए. ये स्पिंडल फाइबर्स जो इस तरीके से अरेंज हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जो इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हैं, ये कितने बढ़िया वे में यहाँ पर अरेंज हो गए, राइट. एंड ये क्रोमोसोम्स ये जो एज यूजुअल ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब इनको क्या हो गया, ये इस तरीके से अरेंज हो गए, राइट. सो प्रोफेस ने किया इतना काम. ठीक है, इसीलिए यह है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द अर्ली प्रोफेज. नाउ गाइस देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है. ड्यूरिंग दिस फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल. ठीक है, अब देखिए जो स्टार्टिंग होगी वही अर्ली होगा, जाहिर सी बात है. हमने कहा लास्ट स्लाइड में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, सेंट्रियोल्स start moving toward opposite poles, यही होगा अर्ली प्रोफेज में. So condensation of chromosomal material take place in order to form a compact mitotic chromosome composed of 2 chromatids which are attached together as centromere. Let's understand this concept now. See, यहाँ पर हमारे पास ये क्रोमोसोम है and this is your, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सिस्टर, ये दीज आर द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, बहुत बार काम आए, मतलब बहुत बार नाम आएगा हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स का. सो याद रखना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आखिर कह किसको रहे हैं हम. ठीक है, सो दीज आर योर सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नाउ दिस इज योर सेंट्रोमियर. ठीक है, एंड मेटाफेज में हम पढ़ेंगे यहाँ पर काइनेटोकोर्स भी होते हैं. सी शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज दी काइनेटोकोर्स, जो कि स्पिंडल फाइबर से हमारे क्रोमोसोम को अटैच करते हैं, राइट.
क्लियर हो गया आपको ये डायग्राम? ओके, नाउ the mitotic spindle is formed between two pairs of centrioles that migrate toward the opposite poles of the cell. ये हमने देख लिया लास्ट डायग्राम में। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज इज द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल जो है ना, ये पूरी सेल डिवीजन में, यानी कि कैरियोकाइनेसिस की मैं अगर बात करूँ, कैरियोकाइनेसिस की जो मैं अगर बात करूँ, सो मैंने स्टार्टिंग में आपको एनाफेज का स्ट्रक्चर दिखाया था, है ना। सो वहाँ पर क्या था, इस तरीके से हमारे पास एक क्रोमोसोम्स इस तरीके से थे, राइट। सो इनको हम बाद में ड्रॉ कर सकते हैं, एनाफेज में ड्रॉ कर लेंगे हम, बट यहाँ पर क्रोमोसोम्स इस तरीके से हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द माइटोटिक स्पिंडल, यही तो है माइटोटिक स्पिंडल। ये बहुत इसेंशियल है गाइस, दीज आर वेरी एसेंशियल, ठीक है। एंड इनकी जो फॉर्मेशन है वो होती है प्रोफेज में। सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज आर एसेंशियल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर ये बनते कहाँ पर हैं, ठीक है, याद रखोगे प्रोफेज में। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल असेंबली, द माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 पॉइंट बताने जा रही हूँ। फर्स्ट इज योर इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल असेंबली, second is your the microtubules, and the third is your proteinaceous components of the cell cytoplasm help in the completion of the process। यानी कि ये 3 पॉइंट जिस फेज में हो रहे हैं ना, वो है प्रोफेज। पहला माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होना, सेकेंड माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ना, थर्ड प्रोटीनेशियस कॉम्पोनेंट्स एक पर्टिकुलर सेल के फॉर्मेशन होना। दीज रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीशन ऑफ द प्रोसेस। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी हमारे पास हमको क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द लेट प्रोफेज। सो द लेट प्रोफेज में क्या होगा? ऑफ कोर्स लेट प्रोफेज मीन द एंड ऑफ प्रोफेज। लेट प्रोफेज क्या है? एंड ऑफ द प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज क्या था? इनिशिएशन ऑफ द प्रोफेज। सो लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखोगे, ठीक है। ये जो मैंने स्टार पॉइंट कराए हैं ना लास्ट 2 स्लाइड्स में एंड इसमें, ये याद रखने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ तो लेट प्रोफेज का ये पॉइंट लिख लो, अर्ली प्रोफेज का जो मार्क कराया था वो लिख लो, सिर्फ इतना ही लिखोगे चलेगा। सो लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे जैसे प्रोफेज के एंड की तरफ हम चलते हैं, सो वहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाती है, एंड दिस डिसअपीयरेंस मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोफेज। If you use cell under the microscope during the prophase, the cell will not show nucleolus, nuclear envelope, Golgi complex and endoplasmic reticulum. Okay? Okay? So यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो इसको याद रखना। एंड ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर होना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि देखिए, लेट्स सपोज दिस टू बी योर सेल, ठीक है, ये है हमारा सेल एंड ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहीं पर क्या है हमारे पास? हमारे क्रोमोसोम्स, एंड यहीं पर क्या है? सेंट्रियोल जो है साइटोप्लाज्म में है। सो जब सेंट्रियोल्स को जाना है अपोजिट पोल्स पर, ठीक है, मान लो ये चले गए अपोजिट पोल्स पर, अब ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स बनाकर हमारे क्रोमोसोम्स का कर रहे हैं इंतज़ार। बट जब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होगी, अगर ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर जाना चाहेंगे, सो ये एक रुकावट बन जाएगा, राइट। जब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से नहीं जाएगी, ये क्रोमोसोम्स भी अपने अपोजिट पोल्स पर नहीं जा सकते। इसीलिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ज़रूरी था हटाना, एंड वो हट जाती है प्रोफेज में। क्लियर? सो प्रोफेज का, ये लेट प्रोफेज का ध्यान रखना है कि सेल में क्या हो जाता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फेज, दैट इज द मेटाफेज। प्रोफेज को हमने कर लिया कंप्लीट, जिसमें हुआ था इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनेशियस एलिमेंट्स, इन सब की फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रही थी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी एंड ER, दे ऑल आर
डिसइंटीग्रेटिंग, ये डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज इज रेफरिंग टू द मिडल। सो यहाँ पर क्रोमोसोम्स किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, सी ध्यान से देखना। लाइक सपोज दिस इज योर सेंट्रोसोम, ये है हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो कि मैं अभी अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज नॉट विजिबल टू यू गाइज, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। चलिए इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेटाफेज में क्या होगा, ये हमारे हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, एंड इस तरीके से ये आ रहे हैं हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स। ओके, सो माइटोटिक स्पिंडल। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि प्रोफेज में एज यूजुअल, जैसे एक क्रोमोसोम यहाँ पर था, एक क्रोमोसोम यहाँ पर था, कुछ यहाँ पर थे, इस तरीके से क्रोमोसोम जो है इधर उधर पड़े हुए थे। मेटाफेज पे क्या होगा, ये सभी क्रोमोसोम्स दिस ऑल विल अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, ये बीच वाली लाइन पे ये अलाइन हो जाएंगे एंड दिस प्लेन इज नोन एज मेटाफेसिक प्लेट। दिस प्लेट इज नोन एज मेटाफेसिक प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफेज में मेन इवेंट सिर्फ इतना ही होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये मेटाफेसिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। क्लियर? नाउ इट इज़ द फेज दैट स्टार्ट्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब क्या है, प्रोफेज के एंड में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है न्यूक्लियर एनवेलप का, एंड प्रोफेज के बाद मेटाफेज हो रहा है। सो सिंपली इसको अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, फेज दैट स्टार्ट्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इन द लेट प्रोफेज, सिंपल। क्लियर? Now the chromosomes spread out through the cytoplasm of the cell and are seen to be slightly shortest and thickest. Very important. Chromosomes are seen to be shortest and thickest. And इस phase में क्या होता है, morphology of chromosomes can be best studied in this phase. Okay, morphology, and याद रखना हम एक वीडियो लेंगे जिसमें कि हम पूरी एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे हम माइटोसिस का। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड ड्यूरिंग दिस फेज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा फेज है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेटाफेज। सो द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। सो ईच क्रोमोसोम एट द स्टेज इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स, जिसको हमने कहा सिस्टर क्रोमेटिड्स। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, दोबारा दिखा देती हूँ डायग्राम, ठीक है। दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। सो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर, इस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम विल बी मेड अप ऑफ 2 लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज द सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड मैंने बताया था कि मेटाफेज के दौरान हमें जो है काइनेटोकोर नामक स्ट्रक्चर की भी जानकारी लेने को मिलेगी। सो देखिए काइनेटोकोर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर इन द सेंटर। ये क्या है, सेंट्रोमियर। नाउ यही सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, सेंटर पे इन सभी क्रोमोसोम्स को रख रहा है, ठीक है। सो दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर इन द सेंटर एंड एट द सरफेस ऑफ ईच सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड, important disc shaped structures called kinetochores are present which help in the attachment of spindle fibers to the chromosomes, explained in the last slide. Clear? So यहाँ पर क्या होता है, chromosomes finally arrange themselves as a metaphysic plate, इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट। नाउ चेंजेस जो कि ऑब्जर्व होते हैं, सो यही है चेंजेस। फर्स्ट इज द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। अटैचमेंट हो गई स्पिंडल फाइबर्स की काइनेटोकोर्स पे, जो कि सेल के जो सेल है उसके बिटवीन में हमारे क्रोमोसोम्स को बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पर जो क्रोमोसोम्स को ला रहा है, दैट इज द सेंट्रोमियर एंड द काइनेटोकोर। ओके, now second point is movement of chromosomes to spindle equator and its alignment along the metaphasic plate through spindle fibers to both poles. Okay, clear? Now moving on to the anaphase.
नाउ टॉकिंग अबाउट मेटाफेज, पहले मेटाफेज का डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एनाफेज पे। ओके, सो मेटाफेज में क्या हो रहा है, एज आई सेड यू, सारे क्रोमोसोम एक, देखिए दिस आर द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये सब क्या है, स्पिंडल फाइबर जो कि हमारे सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं। ओके, दिस इज द सेंट्रोसोम। ओके, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, सी यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द सेंट्रोसोम। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी जो क्रोमोसोम्स हैं दीज ऑल अलाइन ऑन टू द मेटाफेसिक प्लेट, दिस इज द मेटाफेसिक प्लेट, राइट, सभी एक प्लेन में आ गए ना, एक प्लेन आ गया सबका, सो दिस इज द मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है। सो मेटाफेज में मेनली यही होता है कि सारे क्रोमोसोम एक प्लेन में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन में आ जाते हैं, टर्म्ड एज द मेटाफेसिक प्लेट। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, से यहाँ पर बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह का क्रोमोसोम नहीं है, नहीं है ना यहाँ पर क्रोमोसोम, सो इनको हम बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, नॉन काइनेटोकोर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या है, काइनेटोकोर नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, so these are termed as non-kinetochore microtubules. Okay, coming on to the anaphase. Now जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था that anaphase is the shortest duration phase. It is the shortest duration phase of only 2 to 3 minutes and is also very simple stage. Very simple stage also it is. Now at the beginning of this phase स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये है वो मेन पॉइंट जो यहाँ पर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि ऑलरेडी मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज हो गए थे, ठीक है, अब उनकी स्प्लिटिंग होती है। ये जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से प्रेजेंट थे, राइट, अब ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से नहीं, चलिए दोबारा बनाते हैं, अब ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से होंगे, ठीक है। सो ये एक क्रोमोसोम के बन गए दो, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो गई यहाँ पर। द टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ बिकम द क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में जब एस फेस हुआ था वहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारा सेल था विथ प्लॉइडी 2n, उसके पास क्या था, इसी तरीके से क्रोमोसोम था, फिर एस फेस के बाद वो रेप्लिकेट होकर इस तरीके का बन गया, फिर एनाफेज में वापस से वो जो है वापस से स्प्लिट हो जाएगा, जो इस तरीके का बना था एनाफेज में वापस स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि अब उसको बचाना है हमें डॉटर सेल्स में, फ्यूचर डॉटर सेल्स में, एंड दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स अलोंग द पाथ ऑफ देयर क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्लियर है सबको इतना? एनाफेज क्या है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फेज है, 2 to 3 मिनट्स का है, मेनली क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ठीक है। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ये दो पॉइंट है जो कि याद रखने हैं। मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल्स, यहाँ पर देखते हैं डायग्राम से ऑब्जर्व करें तो हम तो देखिए इस तरीके से ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमैटिड जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या जाता है, एक क्रोमैटिड जाता है, अपोजिट पोल्स पर मूवमेंट हो रही है ना इनकी, सेंट्रोसोम दीज आर क्लियर। सो आई होप एनाफेज भी क्लियर हो गया। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिड्स हैं, स्प्लिट हो जाते हैं वो पहले, एंड देन दे मूव टू द अपोजिट पोल्स, क्लियर। नाउ टीलोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, टीलोफेज लास्ट फेज है हमारी सेल साइकिल का, ठीक है, कंसिडर टू बी द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोफेज में जो जो चीज़ें हुई उसके बिल्कुल अपोजिट होंगी हमारे टीलोफेज में। वाई? प्रोफेज में एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रोफेज में हुई इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यहीं पर टीलोफेज में होगी इनिशिएशन ऑफ अनटेंगल, मतलब ये जो सारे क्रोमोसोमल मटेरियल है, जैसे वहाँ पर कंडेंसेशन होगी, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन होगी, क्लियर। सो द फाइनल स्टेज ऑफ द माइटोसिस इज द टीलोफेज।
See, this is the point. Events of prophase occur in just in reverse sequence. I will tell you. At the onset of this stage, जैसे ये स्टेज आती है, what will happen? स्पिंडल डिसअपियर हो जाता है, जो कि हमारे प्रोफेस में आए थे. प्रोफेस में जो चीज़ बननी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएगी. कहाँ पर जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स? कहीं नहीं जाते, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ओके, एंड द क्रोमोसोम डीकंडेंस. सेकेंड वो पॉइंट जो कि बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, रिवर्स. ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ सो दैट कि आपको याद, एक चीज़ याद हो गई, प्रोफेस याद हो गया, टेलोफेज ऑटोमेटिकली याद हो गया. फर्दर लूजेस देयर इंडिविजुअलिटी आफ्टर रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव पोल्स. पोल्स पे चले जाते हैं. इन जनरल टर्म्स events are just reversed. Now the individual chromosomes cannot be seen and the chromatin material gets collected in the form of mass in both poles. Third point, प्रोफेज में क्या हुआ था? यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रोमेटिन मटेरियल गेट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मास इन बोथ अपोजिट पोल्स. ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया. प्रोफेस में कुछ हुआ था कि सारा इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड उसके बाद ही क्या है, पोल्स पर जाने हैं, फिर मेटाफिजिक प्लेट पर आने हैं, स्प्लिटिंग होनी है. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए. अब नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी, वहाँ पर तो न्यूक्लियोलस वापस आ जाएंगे. राइट, जो भी स्ट्रक्चर्स जो हैं गायब हो गए थे हमारे प्रोफेस में, वो टेलोफेज में वापस रीअपियर हो जाएंगे. ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियर एनवेलप, दीज ऑल विल रीअपियर. ठीक है, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER ऑल्सो टेक प्लेस. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप स्लोली रीफॉर्म्ड अराउंड द क्रोमोसोम्स. एंड ये वो पॉइंट है दैट द क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली अनकॉइल हो जाएंगे. ठीक है, जो इस तरीके से क्रोमोसोम्स थे, अगर वो अपोजिट पोल्स पर इस तरीके से गए, अब वो क्या हो जाएंगे, मतलब अनकॉइल हो जाएंगे. एंड यहाँ पर क्या होगा, दे विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट इज लॉस्ट. नाउ यहाँ पर ध्यान से देखें, इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो गाइस. यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम है. एक तरह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर सेल्स बन गए. फर्स्ट, सेकेंड अभी पूरी तरीके से बने नहीं हैं, हम इनको मान सकते हैं कि यहाँ पर 2 डॉटर सेल बनने वाले हैं. साइटोकाइनेसिस होगी, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे. हमारी न्यूक्लियर एनवेलप आ गई. यहाँ पर भी हमारी न्यूक्लियर एनवेलप आ गई. ये जो सिस्टर क्रोमैटिस थे, ये जो है फर्दर अपनी अपनी जगह पर वापस से आ गए. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द साइटोकाइनेसिस. Now cytokinesis is commonly known as a division of cytoplasm. Cytokinesis में क्या हो रहा है? Let's see it here. Cytoplasm. Kinesis mean division, यानी कि division of cytoplasm. Very important. Animal cell में देखेंगे पहले. So यहाँ पर क्या हो रहा है? Karyokinesis के बाद cytokinesis होती है. So that the each daughter cell can receive nucleus of its own. न्यूक्लियस के जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल था उसकी डुप्लीकेशन हो गई. उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, जिससे हर एक डॉटर सेल, यानी कि 2 डॉटर सेल जितने भी बने हैं, 2 डॉटर सेल, उनके न्यूक्लियस में उनकी ही जो है अपना अलग अलग अपना क्रोमोसोमल मटेरियल हो. इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स एट मेटाफेज. सो दिस इज अ पॉइंट विच इज नॉट ट्रू. बहुत जगह पर लिखा रहता है कि एनिमल सेल में जो है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है मेटाफेज पे, और बहुत जगह पर लिखा रहता है कि एनाफेज पे स्टार्ट हो जाती है. बट लेट्स रिकलेक्ट द पॉइंट्स. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेटाफेज में ही साइटोकाइनेसिस हो जाए. ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पर देखिए कैसे नहीं हो सकता. मेटाफेज पर ये सारे क्रोमोसोम जो है एक मेटाफेजिक प्लेट पर आते हैं. एनाफेज पे बात करूँ तो ये अपोजिट जो है अपोजिट पोल्स पर जाता है, बट सिर्फ क्रोमोसोमल मटेरियल्स होता है. यहाँ पर ना ही अभी ER आया है, ना ही गोल्जी बॉडी आया है, ना ही न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन आई है, ना न्यूक्लियोलस आया है एनाफेज पर. ठीक है, सो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सेल को चाहिए. ठीक है, और मेटाफेजिक प्लेट पर तो डिवीजन नहीं हो सकता. सो दिस लाइन इज नॉट एट ऑल राइट. ओके, सेकेंड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट,
They typically divide by furrowing or by the appearance of furrow in the plasma membrane. फरो की appearance कहाँ होगी? Plasma membrane में. This is also known as cleavage and furrow formation. Furrow formation, cell furrow. See, due to the contraction and development. अब हमारा सेल बन जाता है कुछ इस तरीके से. सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाती हैं. अब इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से एक सेल फरो बन जाता है. एंड देखिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो एनिमल सेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट के बेसिस पे. एनिमल सेल जो है उसमें जो डिवीजन होगा एंड प्लांट सेल है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस ओनली. एनिमल सेल में होगा डिवीजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इस तरीके से. ठीक है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ ऐसे डिवीजन होगा. बाहर फरो बनता जा रहा है एंड वो इस तरीके से डिवीजन शो करेगा. एक और ज़्यादा ये डीप हो जाता है और डीप हो जाता है और फिर ये फाइनली अलग हो जाते हैं. ठीक है, बट प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता. प्लांट सेल में मतलब लेट्स सपोज दिस टू बी योर सेल, यहाँ पर होगी इन टू आउट, इस तरीके से जो है बनती जाएगी वो सेल प्लेट, इस तरीके से बनती जाएगी एंड फाइनली दे विल डिवाइड. सो यहाँ पर जो सेल प्लेट है वहाँ यानी कि साइटोकाइनेसिस है वो होता है इन टू आउट. एंड एनिमल सेल्स में लिख लेते हैं, एनिमल सेल्स में होता है आउट टू इन. नाउ द फरो स्टार्ट्स डीपनिंग ग्रेजुअली ड्यूरिंग टीलोफेज. टीलोफेज में मैंने डायग्राम दिखाया था तो वहाँ पर फरो डीपन होना स्टार्ट हो गई थी. And finally gets joined in the center by dividing the cytoplasm into two. Most important point, most important, ये जो फेसेस हम देख रहे हैं ना, G1 फेस, S फेस, G2 फेस, प्रो फेस, मेटा फेस, एक्चुअल में फेसेस है नहीं कि भाई एक सेल कह रहा है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एन फेस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द G2 फेस. नहीं, ऐसा नहीं होता. हमने सिर्फ अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इन सभी चीज़ों को, जो भी एक सेल इवेंट्स होते हैं सेल डिवीजन के अंदर, सो जो भी इवेंट्स होते हैं इनको डिवाइड कर रखा है सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे. ओके, मूविंग ऑन टू द प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस. Now in plant cells what happen? The cell wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls. यही मैंने बताया कि सेल वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट हो जाती है एंड फिर आउटवर्ड निकलने स्टार्ट हो जाती है ताकि वो लेटरल वॉल्स को टच कर सके. इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड, formation of the new cell begins with the formation of a simple precursor called the cell plate. ठीक है, cell plate दिखाया था मैंने आपको, represents the middle lamella between the two walls of adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and blasts get distributed between the two daughter cells. Now, important thing, कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस इतनी जल्दी नहीं होता या फिर होता ही नहीं है. मतलब कैरियोकाइनेसिस पे स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर का. सो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारे सेल का जो है न्यूक्लियस तो डबल हो गया, एक न्यूक्लियस था, अब वो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अभी नहीं हुआ. सो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंक्शियम कंडीशन, यानी कि multinucleated condition. Example is your liquid endosperm of coconut. ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. याद रखोगे, इसको भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, नीट में कभी भी पूछा जा सकता है. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या रहेगी कि ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में एसेंशियल है, वाउंड्स वगैरह हो जाती हैं तो उनको रिकवर कर देता है, रीजनरेशन में एसेंशियल है. बट इससे पहले चलते हैं एंड समझते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल की जो है साइटोकाइनेसिस. देखिए, एनिमल सेल में यहाँ पर क्लीवेज हो रही है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यानी कि यहाँ पर जो है डीपन हो रहा है फरो एंड फिर डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, आउट टू इन हो रहा है. ठीक है, याद रखना, आउट टू इन. एंड प्लांट सेल्स में क्या होगा, इन टू आउट, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रही है एंड देन डिवाइड इनटू टू. ठीक है, नाउ
So it also helps in maintaining a proper cell size by dividing an overall, मतलब somatic cells जो है ओवरग्रोन सोमैटिक सेल, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था. देखिए ये जो मोस्टली सारे पॉइंट्स है ना, क्योंकि मैंने सिग्निफिकेंस पहले ही बता दी थी. सिग्निफिकेंस मैंने पहले इसलिए बता दी ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, इसमें आपको ऐसा नहीं लगे कि आखिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं. ठीक है, ये आपको इसको पढ़ने में मज़ा आए. ठीक है, आपको प्रैक्टिकली आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को. ठीक है, सो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस. आई हैव ऑल एक्सप्लेन दिस इन द फर्स्ट लेक्चर. Now let's move on to some questions of today's class. So now moving on to questions of our class. Okay, so first question is, what best describes the cell in G0 phase? What best describes the cell in G0 phase? Let's move on and read all the options. First option is are metabolically inactive. पहले देखिए G0 फेज को रिवाइज करिए. G0 फेज में क्या हो रहा था कि एक सेल था जो कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है बट दैट डज नॉट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन. ऐसा होता है कि अगर सेल एंट्री भी लेता है ना सेल डिवीजन के प्रोसेस में, सो वो एग्जिट हो जाता है एंड थ्रू द G0 फेज ऑल्सो नोन एज क्यूशन फेज. ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज हमसे पूछा है बेस्ट डिस्क्राइब्स, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट, एंड दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग कैन नॉट डिवाइड फॉर एवर. ऐसा नहीं होता, फॉर एवर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पर. कैन नॉट डिवाइड सिर्फ इतना लिखते तो ठीक होता, बट इट कैन टेक री एंट्री इन द सेल डिविजन. सो ये ऑप्शन भी होगा गलत. कैन री एंटर इन G1 फेज, इट इज़ राइट. कैन री एंटर इन द G1 फेज. G0 फेज में जो हमारा सेल गया है दैट कैन री एंटर इन द G0 फेज एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 2, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेस. रेस्टिंग फेज है क्या इंटरफेस? येस, इट इज रेस्टिंग फेज. बी इज नो सेल ग्रोथ, इट इज रॉन्ग. नो सेल ग्रोथ, ओवरऑल सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ ही तो होती है. इंटरफेस में सेल ग्रोथ होती है, DNA रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप मना करोगे सो आपका ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग. सो ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे डिस्कस. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट. ठीक है, स्नैपशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द करेक्ट सीक्वेंस. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, होमवर्क क्वेश्चन. करेक्ट सीक्वेंस बताओगे स्टेप्स इन सेल साइकिल. बहुत इजी है. आज की क्लास में, कल की क्लास में बहुत बार रिवाइज मैंने करा लिया. सेंट्रियोन्स डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज इन द साइटोप्लाज्म. वेरी सिंपल. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल ड्यूरिंग G1 फेज. G1 फेज में सेल है हमारा, उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. DNA की नो रेप्लिकेशन, राइट, क्योंकि G1 फेज में जो है DNA रेप्लिकेशन नहीं होती, S फेज में ही होती है. सेल ग्रोथ स्टॉप्स, नो. मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नो. ऑल ऑफ द अबव, नो. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Dash cells can re-enter G1 phase, so your answer is the hepatocytes, or you can say the cambium. Cambium cells can re-enter. Cambium cells can re-enter. DNA content in the cell. G1 फेज में DNA कंटेंट था 4C. G2 फेज में क्या होगा DNA कंटेंट? बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, G1 फेज के बाद हमारे पास S फेज भी आ गया. सो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि S फेज के बाद DNA कंटेंट का क्या होगा. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड टू एक्सप्लेन यू. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसमें जो है बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं छोड़ना, अपने आप को ध्यान से सुनना है. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज योर G1 स्टेज. सबसे पहले हम ले लेते हैं G1 फेज को, उसके बाद आया हमारा S फेज. G1 फेज में लेट्स सपोज कि हमारे पास जो सेल था उसकी प्लॉइडी है 2N. ठीक है, प्लॉइडी है 2N एंड DNA कंटेंट है लेट्स सपोज 2C. तो G1 फेज में तो एज यूजुअल सेम रहेगा बिकॉज यहाँ पर तो कोई DNA एप्लीकेशन नहीं हो रही. ठीक है, यहाँ पर S और यहाँ पर G2 फेज भी लिख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर कोई DNA एप्लीकेशन नहीं हो रही तो कंटेंट विल रिमेन सेम, बट S फेज में डबल होगा कंटेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
Ploidy will always remain same. Ploidy will always remain same. माइटोसिस है ना, प्लॉइडी सेम रहेगी, यही तो पॉइंट था जिसकी वजह से हमने कहा था इसको इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इसी पॉइंट की वजह से हमने माइटोसिस को कहा था इक्वेशनल डिवीजन। सो ये याद रखोगे, प्लॉइडी सेम रहेगी, यानी कि ये जो 2C है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डीएनए कंटेंट को, जैसे हमारा क्रोमेटिड है इसमें इतना डीएनए कंटेंट है, आफ्टर द S phase इट विल बिकम लाइक दिस, यानी कि यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया। बट दिस 2n इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, देखिए 2n को यहाँ पर देखिए, ये 2n रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा सेल है मतलब उसके अंदर मान लीजिए कि इस तरीके से पेयर्स प्रेजेंट थी, ठीक है, 23 पेयर्स लाइक दिस, ह्यूमन सेल की बात करें तो फिर ये 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 26 पेयर्स 2n थी ना, यानी कि दो आई क्रोमोसोम्स, तो n 2n, सो दिस अगर हम यहाँ पर 2n की बजाय 4n लिख देंगे ना इस फेज के बाद, सो दिस विल बिकम रॉन्ग, बिकॉज इसका मतलब होगा, क्योंकि देखिए 2C का 4C लिख दिया एंड 2n का 4n लिख दिया, सो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, बिफोर S फेज, बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर देखिए आफ्टर में हुआ इस तरीके से, ये जो एक पेयर इतनी थी वो एक पेयर इतनी बड़ी कर दी अब हमने, इनफैक्ट ये पेयर नहीं रही। सो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ पर क्या होता है, प्लॉइडी हमेशा सेम रहती है, प्लॉइडी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है प्लॉइडी, ठीक है। सो जिस चीज़ में चेंज आएगा जिस चीज़ में, दैट इज़ ओनली द कंटेंट ऑफ द डीएनए। सो डीएनए कंटेंट में ही सिर्फ क्या आएगा, चेंज आएगा। सो यहाँ पर ये बात लिख लो, डीएनए कंटेंट 2C इज डीएनए कंटेंट एंड दिस इज द प्लॉइडी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है कंटेंट, यानी कि इससे ऐसा हो गया, ठीक है। सो लेट मी रेज दिस, ओके। सो ये क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट। सो अब आप लिख सकते हो आसानी से, अगर G1 फेज में 2n है हमारे पास प्लॉइडी, सो S फेज में भी 2n रहेगी, G2 फेज में भी 2n रहेगी एट द एंड ऑफ S फेज। बट S फेज में जो ये वाली चीज़ है, जो 2C है, इट विल डबल एट द एंड ऑफ S फेज, इट विल बिकम 4C एंड फिर ये 4C ही रहेगी, यानी कि डीएनए कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। सो डीएनए कंटेंट की बात करिए, सो G2 फेज में हो जाएगा 8C, क्लियर। प्लॉइडी सेम रहेगी, हैशटैग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोटबुक्स में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू, इसी की तरह क्वेश्चन है फॉर यू, होमवर्क क्वेश्चन, क्लियर, ओके। सो यहाँ पर डीएनए कंटेंट वाले क्वेश्चन भी हमने जो है डिस्कस कर लिए। नाउ लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, ओके। सो विच प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द एम फेज, कौन सा प्रोसेस है जो कि एम फेज में नहीं होता, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, रॉन्ग। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ये भी होता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ये होता है साइटोप्लाज्म में, वो भी एस फेज के, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये एम फेज के दौरान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड ड्यूरिंग मेटाफेज, arrange these in order of occurrence during mitosis, sister chromatid separate। अब इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है ऑर्डर में। देखिए इसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि पहले फेसेस लिख लो, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमोसोम्स अलाइन एट सेंटर, कौन से फेज में हो रहा था, क्रोमोसोम्स अलाइन एट सेंटर इन द मेटाफेज। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, कौन से फेज में हुआ था, प्रोफेज। क्रोमोसोम्स अंडरगो डीकंडेंसेशन, कौन से फेज में, टीलोफेज में, ओके। फर्स्ट वाला है क्या, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, कौन से फेज में हो रहा था, एनाफेज में। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे, अपोजिट पोल्स पर जा रहे थे। सो अब इनको अरेंज कर दो, फर्स्ट इज योर प्रोफेज, सेकंड आता है मेटाफेज, थर्ड आता है एनाफेज, फोर्थ इज योर टीलोफेज।
सो इस तरीके से अरेंज कर दो. आंसर विल बी, पहला है प्रोफेस यानी कि 3, सेकेंड इज मेटाफेस यानी कि 2, 1, 4. ये है हमारा सीक्वेंस. सिंपल. What role does centrioles play during mitosis in the animal cell? मैंने यहाँ पर एनिमल सेल क्यों लिखा, प्लांट सेल क्यों नहीं? बिकॉज गाइस सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते. सो मैंने आज आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दे दिए. सो ये भी आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन. आउट ऑफ 12 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आर होमवर्क क्वेश्चन, यानी कि हमने आज की क्लास में डिस्कस करे 39 क्वेश्चन. So guys, thank you for attending our today's awesome lecture. Don't forget to like, share and subscribe our beautiful channel. Bye bye and let's meet in another video.